माननीय दयाशंकर सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। आपसे महाकुंभ समेत दूसरे विषयों पर भी विस्तार से बात करेंगे। ओवर टू यू। किसी को हो न सका इनके कद का अंदाजा, है मगर सिर झुका के चलते हैं। आइए स्वागत कीजिए, मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री शंकर सिंह जी कि आप मंच पर आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। और मैं हमारे आगरा वासियों तालियों के साथ स्वागत करिए। और मैं हमारे एडिटर इन चीफ श्री अनुराग चड्ढा जी और हमारे सीईओ श्री रवि कुमार जी से निवेदन करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका सम्मान करने की कृपा करें। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपकी तालियां बहुत कमजोर है। मैंने सुना था आगरा वाले पेठा खाने के बाद तालियां बहुत अच्छी बजाते हैं। पेठा खाया नहीं है अभी सुबह से, मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है नैना आपने पेठा नहीं खाया तो आपको लग रहा है कि किसी ने नहीं खाया। अरे मैं तो सुबह से ही बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों तालियों की गड़गड़ाहट इतनी कम है। आपके मंत्री जी आपके सामने हैं, तालियों के साथ जोरदार स्वागत कर दीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि जो तमाम अतिरिक्त बसें प्रयागराज के लिए चलाई जा रही हैं और माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो व्यवस्था की है प्रयागराज के लिए, उन गाड़ियों तक आवाज पहुंच जाए कि हाँ गाड़ियों में भी एक गड़गड़ाहट के साथ तालियों की गड़गड़ाहट मिल जाए, ताकि लगे कि भैया परिवहन मंत्री जी ने जो किया है वो अतुलनीय है, अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे एसोसिएट एडिटर श्री ब्रजेश श्रीवास्तव जी और हमारी न्यूज एंकर अर्चना कौशल। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू यू विजय सर। बहुत बहुत हेलो 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 कॉन्क्लेव में दयाशंकर सिंह जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महाकुंभ मंथन अपने आप में अहम है क्योंकि महाकुंभ 2025 का आगाज एक तरह से हो चुका है। यूं तो स्नान या फिर कार्यक्रम देर से शुरू होंगे, लेकिन आधिकारिक आगाज प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। दयाशंकर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महाकुंभ की बात पूरी दुनिया जो हो रही है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन यानी लाइफलाइन आपके साथ जुड़ी हुई है। कितनी बड़ी चुनौती, और इस बार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ राहत होने जा रही है? माइक ले लीजिए। जैसा कि अभी आप अपने इस कार्यक्रम का स्लोगन दिए हैं महाकुंभ मंथन जी, हम लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था और उस अमृत को हमारे देवर्षि स्वर्ग में ले जा रहे थे, तो कुछ दानव लोग नहीं चाहते थे कि वो अमृत स्वर्ग में जाए और उसको रोकने का प्रयास किए, और वो उसमें से कुछ जल जो है अमृत का प्रयाग पर गिरा, प्रयाग के धरती पर, और उसी समय से कुंभ का शुरुआत हुआ। और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। दुनिया में इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं होता है जिसमें 40 करोड़ 50 करोड़ लोग उपस्थित होते हों। ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। तो स्वाभाविक रूप से लोगों को आवागमन की व्यवस्था करना ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। और ये उत्तर प्रदेश में कुंभ हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश वासियों के साथ साथ देश और दुनिया से लोग जो है कुंभ में आते हैं। उन लोगों को एक सुखद आवागमन की व्यवस्था के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। पिछली वर्ष भी कुंभ में माननीय योगी जी ने अर्ध कुंभ में 500 नई बसों की व्यवस्था की थी, और इस बार माननीय योगी जी ने 7000 नई बसों की व्यवस्था
महाकुंभ के लिए। 7,000 नई बसें, आप ये समझ सकते हैं केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं और देश में नहीं, दुनिया में कभी भी किसी भी सेगमेंट में कोई भी एजेंसी या सरकार एक साथ 7,000 नई बसें आज तक नहीं लगाई है। 500 बसें भी पिछली बार लगी थी तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, और इस बार 7,000 नई बसें लग रही हैं और एक ही दिन सबका जो है शुभारंभ माननीय योगी जी के कर कमलों द्वारा प्रयाग की धरती पर होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार कितना इस कुंभ के लिए तैयारी के लिए संवेदनशील है। जयशंकर जी, सबसे बड़ी बात है 7,000 नई बसों के बेड़े आपने उतारे हैं कुंभ के लिए। आपका रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन क्या इतनी इजाजत देता है इसको? क्योंकि इस बार खास करके बात यह है कि इस बार जो कुंभ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है, डिजिटल कुंभ के तौर पर इसको प्रचारित किया जा रहा है। आप लोगों ने ये जो सिस्टम पूरा स्मूथ चले ट्रांसपोर्टेशन का, इसके लिए क्या कुछ आप लोगों ने यूनिक इंतजाम किए हैं? देखिए, पहली बार हम लोग चाहते हैं कि कुंभ में प्रदूषण मुक्त कुंभ हो, ग्रीन कुंभ हो, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। 11 अस्थाई हम लोग बस डिपो बना रहे हैं। जो लोग कानपुर के तरफ से जाएंगे उनका बस डिपो अलग रहेगा, जो लोग काशी के तरफ से आएंगे उनके लिए अलग। इस तरह हम लोग 11 वहां पर सभी बसें हमारी आकर के खड़ी होंगी और वहां से मेला क्षेत्र की तरफ मेला अधिकारी से हम लोगों ने निवेदन किया है कि 18 सेक्टरों में मेला बना है, यदि वो इजाजत देंगे तो 18 सेक्टर में इलेक्ट्रिक बस और सीएनजी बस से हम लोग वहां अपने यात्रियों को पहुंचाएंगे। नहीं तो कम से कम एक जो है हम लोग को यदि कोई सेक्टर में भी यदि दे देते हैं तो वहां पर, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, बहुत सारे माने दिव्यांग लोग होते हैं, तो उन लोगों को 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल जाने का न हो तो हम लोग उनको अपने इलेक्ट्रिक बसों से और सीएनजी बसों से हम लोग मेला क्षेत्र में ले जाएं और मेला क्षेत्र में किसी तरह का प्रदूषण न हो। तो एक तरह से जो बाहर से लोग आ रहे हैं, दुनिया के कई देशों से लोग आएंगे, एक अच्छा अनुभव लेकर के यहाँ से जाएं, इसके लिए हम सब लोग जो है कार्य कर रहे हैं और उसके लिए अच्छा संकल्प है कि उनको एक बेहतर सुविधा हम लोग दें। बिल्कुल दयाशंकर जी, आपने कहा बहुत बड़ा आयोजन है और ये सत्य है, जितना बड़ा आयोजन तैयारी भी उतनी बड़ी और जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी हो जाती है। हालांकि अब आपने जिक्र कर लिया कि कैसे उसके लिए बसों का प्रावधान आप कर रहे हैं और क्या, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, हर कोई ये जानना चाहेगा इतनी बड़ी आबादी के लिए तमाम इतनी सारी व्यवस्थाओं को करना, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चुनौतियाँ भी रहती हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, सिर्फ महाकुंभ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें होती हैं खासकर आपके लिए परिवहन के समय उन तमाम चीज़ों को मुहैया करवाना, वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या लगता है? नहीं, देखिए, लोगों में ये देखिए आस्था का है। हम लोग केवल उनको पहुंचाने का ही काम नहीं कर रहे हैं। हमारे अपने 1 बरस से हमारे जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, जो हमारे जो उसमें अधिकारी लगे हैं, सबकी एक तरह से उनका प्रशिक्षण हो रहा है कि आप केवल एक नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप एक अवसर मिला है, ईश्वर ने आप सबको अवसर दिया है कि ऐसे समय में आपको ये दायित्व मिला है कि आपको ये काम करने के लिए आपको अवसर दिया गया है। ये तो ईश्वरीय शक्ति है कि कुंभ में आप लोगों को ले जाने की जिम्मेदारी में आपकी भूमिका रहेगी। तो अब एक सेवा भाव रखिए, जैसे लोग उसमें आए तो उनको लगे कि नहीं, ये लोग माने अच्छे से उनसे बात करें, उनको सहयोग करें। अच्छा, शुरुआत में चूंकि आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे कि जो कुंभ मेले में जो व्यवस्थाएं होंगी, वो चाहे परिचालक हो या चालक हो, उनके लिए ड्रेस कोड, उनके बिहेवियर को लेकर के वो किस तरीके से श्रद्धालुओं के साथ नम्रता के साथ पेश आएंगे, मतलब एक तरह से डेकोरम बनाया गया था, क्या उसको भी इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है? नहीं, देखिए, हम लोग हर तरह के अभी सभी अपने हमारे ड्राइवर कंडक्टरों को हम लोग अपनी नई वर्दी दिए हैं, उनके खातों में पैसे भेज दिए हैं कि आप जो है एक अच्छे आपने वर्दी बनाइए, अच्छे डिसिप्लिन में रहिए
सभी बसों में हम लोग जीपीएस लगा दिए हैं। सभी बसों में हम लोग जो है पैनिक बटन लगाए हैं कि कोई भी माताएं बहनें कि उनको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो यदि वो पैनिक बटन दबा दें तो हमारा कोई अधिकारी जो है 10 मिनट के अंदर उनके यहाँ पहुंच जाएगा, या पुलिस के जो अपने 112 है उससे भी उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो हर तरह के उसमें सुरक्षा के भी हम लोग इंतजाम कर रहे हैं कि कोई भी किसी तरह के किसी को परेशानी ना हो और सुरक्षित वहां पहुंचे। उनके परिवार वाले भी ये महसूस करें, यदि अब किसी को मान लीजिए कि कोई किसी हमारे बस में है, उसका बस का नंबर उसको मालूम रहेगा तो घर वाले जानते रहेंगे कि अब ये बस कहाँ पर है। तो इस तरह घर बैठे उनको पता चल जाएगा कि अभी हमारे परिवार के लोग यहाँ पर है, उतने बजे वो घर पर पहुंच जाएंगे। तो ये बार बार जो लोगों को जानकारी करने के लिए बाहर आना पड़ता था या टेलीफोन करना पड़ता था, अपने मोबाइल से ही सर्च कर लेंगे कि हमारे घर के लोग कहाँ पर हैं। अच्छा दयाशंकर जी, सबसे बड़ी बात है, चूंकि आपने तो संगठन से लेकर सरकार तक एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, आप मंत्रालय में बड़े पॉपुलर हैं, इस बात को लेकर मतलब लोग दहशत में रहते हैं। अगर आपको दिल्ली आना होता लखनऊ के रास्ते से तो एक्सप्रेस वे के रास्ते में पड़ने वाले जितने जिले हैं उसके अधिकारी पूरी तरह उनकी सांसें थमी होती कि पता नहीं किधर ये काफिला मुड़ पड़े और उसके बाद किसके ऊपर गाज गिर जाए। कुंभ अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। देखिए इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन है, इस ट्रांसपोर्टेशन में एक तो ठीक है कि आपने जो एक मैकेनिज्म बना लिया उसको तो आपको इंप्लीमेंट करना है, लेकिन वो मैकेनिज्म सही से हो, उस पर कोई काम चोरी ना हो, उसके लिए किस तरीके से, क्या आपने भी कुछ क्रॉस इसी तरह का कुछ बैरियर बनाया है कि अचानक चेक करेंगे उनको, किस तरीके से मॉनिटर करेंगे, क्या कुछ? बिल्कुल। और ब्रिजेश जी, आपके सवाल के साथ एक सवाल और जोड़ना चाहूंगी। दयाशंकर जी, आपने अधिकारियों को साफ चेतावनी दे दी है कि काम सही समय पर पूरा नहीं हुआ तो नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा, यानी कि जो मंत्रालय और अधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होता है, जैसे कि ब्रिजेश जी ने भी कहा, तो वो एक हिदायत तो है ही, लेकिन उसी के साथ चिंता रहती है कि अब आगे क्या होगा। अर्चना जी, ऐसा नहीं है, दशहत का कोई माहौल नहीं रहता है। मेरे तो मैं एक हमारा कंडक्टर, हमारा ड्राइवर और सभी अधिकारी हम लोग एक फ्रेंडली काम करते हैं। कभी हमारे कोई विभाग का है, मैंने यहाँ पर भी कुछ लोग आए हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, उनको कभी ये नहीं एहसास होता कि वो मंत्री से मिल रहे हैं और कोई मंत्री का। हम तो एक ये तो आपका चूंकि छात्र राजनीति से जुड़ा हो रहा है इसलिए आप सबसे एक सहर्ष पूर्वक मिलते हैं, आपके तो जो है। मैं तो एक ट्रस्टी के रूप में काम करता हूं कि भाई सरकार ने, जोगी जी ने एक हमारे पर भरोसा किया है और उस भरोसा को दिया है कि आप परिवहन विभाग को चलाइए। हम सब मिल करके उसको बेहतर बनाने का काम करते हैं और उसका परिणाम हम सबके सामने है। अच्छा, परिवहन निगम भी, आज मैं आपको बता दूं, परिवहन निगम वर्षों के बाद आज फायदे में है और ये हमारे कर्मचारियों अधिकारियों के कारण है। हम लोग तो एक केवल व्यवस्था देते हैं, काम तो उनको करना रहता है। और हमारे परिवहन निगम के मैं अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप देखिए, हमारे जोगी जी कहते हैं कि ये संकट के साथी हैं। कोरोना काल में आप सोचिए कि जब लोग घरों में दुबके थे, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, मेरे ड्राइवर और कंडक्टर जो है अपने जान को जोखिम में डाल करके नोएडा में जब लाखों लोग पहुंचे तो उनको घर पहुंचाने का काम किए। आप देखें जो राजस्थान के अंदर कोटा में जो हमारे बच्चे फंसे हुए थे, हमारे उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम के हमारे ड्राइवर और कंडक्टर, मेरे अधिकारी जाकर के उनके बच्चों को घर ले आकर पहुंचाए। इलाहाबाद अपने जान को जोखिम में डाल करके वो लोग काम करते हैं और मैं उन लोगों को इसके लिए बहुत प्रोत्साहन देता हूं। आपका महकमा भी संकट का सारथी है और आप भी सरकार के भी संकट के सारथी हैं। जब जब सरकार संकट में आई, जब जब संगठन, जब जब सहयोगी संकट पे आए, कोई नाराज हुआ उसको मनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है। राजभर साहब नाराज तो उनको मनाना है, निषाद साहब नाराज तो उनको मनाना है, जिसको भी नाराज उसको आपको मनाना है। तो ये कला, ये केवल छात्र जीवन की राजनीति के साथ आपको आई या बदलते परिवेश के साथ आप पता नहीं क्यों ना चाहते हुए प्रासंगिक बन चुके हैं हर एक उसमें, चाहे वो संगठन हो या सरकार हो? वजह क्या है, इसके पीछे मूल मंत्र क्या है? नहीं, हम लोग देखिए, राजनीति भी एक स्वस्थ परंपरा से करते हैं। राजनीति में कोई दुश्मनी थोड़ी होती है। एक हम
ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा है। भाई कोई भाजपा के विचारधारा लेके चलता है, कोई समाजवादी विचारधारा, किसी को कांग्रेस का विचारधारा है। अपने अपने विचारधारा से जनता की काम करना है। हम कहते हैं मेरा विचारधारा सबसे अच्छा है। जैसे धर्म है, भाई हजारों धर्म है, सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई ये अच्छा है। तो उसी तरह से है कि कभी हम लोग ये नहीं मानते हैं। हम लोग तो छात्र राजनीति में थे भाई, उसमें सभी तरह के लोग थे और सबसे दोस्ती यारी थी, और आज भी है, चाहे वो किसी दल में हो। नहीं, हम आपकी लोग दोस्ती तो सबके साथ है, दोस्ती रहती लेकिन है। जो आपके पास दोस्त भी उसका है, जो मेरा व्यक्तिगत दोस्ती होती है, उसको मैं अपने पार्टी में उसका लाभ लेता हूं। मैं जब पार्टी हमको कुछ कहती है तो उसमें उसको सोचता हूं कि यदि और भी हमारे दोस्त दूसरे पार्टी में हुई भाजपा में आए, इस विचारधारा को और मजबूत करें और जो है देश के लिए अच्छा काम हो। कुनबा तो आपने खूब बढ़ाया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो सबसे ज्यादा बढ़ाने में, उसमें आपकी भूमिका सबसे बड़ी रही। वो कारवां अभी भी चल रहा है। नहीं, पार्टी जो भी दायित्व देती है उसको मैं करता हूं। मैं चाहे विद्यार्थी परिषद में जो काम करता था एक छात्र नेता के रूप में, फिर युवा मोर्चा में काम किया, आप दिखा रहे थे, फिर पार्टी ने भी लंबे समय तक हमको संगठन में रखा। उसको भी जब भी दायित्व दिया है उसको ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और पूरे मनोयोग के साथ काम करता हूं। जहां भी पार्टी लगा देती है, आज पार्टी और सरकार ने मुझे मंत्री बनाया, इसमें पूरे योग से लगता हूं और हम लोग बहुत आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। आप परिवहन विभाग में आने वाले दिनों में आप देखेंगे, हिंदुस्तान में अभी हम लोग फेसलेस में नंबर 2 हो गए हैं, और आप कुछ दिन में आप देखेंगे कि हम लोग नंबर 1 हो जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में 15 दिन के अंदर। क्या बात है? 15 दिन के अंदर हिंदुस्तान में नंबर 1। 58 सेवाएं हमारी ऐसी है जो आप घर बैठ करके ले सकते हैं। ठीक है। आपको मेरे दफ्तर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 58 प्रकार की सेवाएं, अभी आज की तारीख में हम लोग 48 सेवाएं अभी दे रहे हैं कि आप घर बैठ करके, हमारे दफ्तर नहीं आना है, हमारे परिवहन विभाग में आपको आना ही नहीं है, आप घर बैठेंगे। आजकल जो आप इंटेलिजेंस की बात कहे, आप जो टेक्नोलॉजी की बात कहे, आप तो आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, और बहुत ही बेहतर इसका परिणाम हम सबको सामने आ रहा है। शंकर जी, आप बहुत अच्छा काम कर रखे हैं। अपनी जो जिम्मेदारियां आपके कंधों पर है उनको आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, कोई दो राह नहीं है। लेकिन ठीक है, उससे हटकर, महाकुंभ से हटकर, उसके अलावा आपके राजनीतिक सफर की अगर बात करें, 2017 के चुनाव से पहले की मैं बात करूंगी, मायावती को लेकर एक दौर रहा था, एक विवाद हुआ, उसको लेकर मैं जानना चाहूंगी वो कैसा दौर था? चलिए, जो दौर बीत गया उसके बाद आगे की बात करिए। नहीं, देखते कहते हैं ना कि राजनीति में जो इतिहास है वो पीछा नहीं छोड़ता, वो कहीं ना कहीं राजनीति में आपके साथ जुड़ा रहता है। तो उस पर जरूर आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि उस दौर की बहुत चर्चा रही, इसीलिए आज मैंने उस सवाल को इस मंच पर उठाया। नहीं, मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं, उत्तर प्रदेश की जो है 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने एक सामान्य परिवार से उठ करके अपने राजनीति को स्थापित किया है। मैं उनको सदैव सम्मान करता हूँ। देखिए, बाबा साहब को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, अब हर कोई उसकी सुरक्षा की बात करता है, उसके लिए क्या इंतजाम? देखिए, बाबा साहब के सपनों का भारत कोई बना रहा है तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बना रहे हैं। आप देखिए, बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किसने किया? माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने किया। इतने वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाया, बाबा साहब को उनको याद नहीं आई। बाबा साहब को भारत रत्न माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने दिया। बाबा साहब जहां पढ़ते थे बंबई में, उस घर को स्मारक बनाने का काम किसने किया? माननीय मोदी जी ने किया। बाबा साहब जहां के रहने वाले थे, जहां पैदा हुए, मैं मध्य प्रदेश के महू, आज वहां पर स्मारक बनाने का काम किसी ने किया? तो माननीय मोदी जी ने किया। और तो और बाबा साहब जो इंग्लैंड में जहां पर पढ़े थे और जो घर में पढ़े थे, उस घर को भी स्मारक बनाने का काम किया तो आपने माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने किया। और दिल्ली के अंदर आप देखिए, जो ली मेरिडियन होटल के बगल में जो सबसे पॉश एरिया है दिल्ली का, उसमें हजारों करोड़ रुपया खर्च करके स्मारक बनाने का काम किया। ये कह रहे हैं तो माननीय मोदी जी ने किया। और उनके सपनों का भारत, कि आपने स्मारक तो खूब बनाए, लेकिन जो बेचारे प्राचीन स्मारक है उनको आप खोदने में लगे हुए हैं। देखिए, भारत की संस्कृति सभ्यता के अनुरूप और जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, आप एक गरीब व्यक्ति भी समाज के मुख्य धारा में जुड़े, आप वो काम कौन कर रहा है? वो मोदी जी कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा कोरोना हुआ,
कोई व्यक्ति भूखा रहा, हर व्यक्ति को नौकरी किसी की छूट गई, किसी के रोजगार खत्म हो गया, लेकिन कोई आदमी ये कह दे कि उसके घर में एक दिन चूल्हा न जला हो। ये किसने काम किया? ये मोदी जी और अमित शाह जी ने इसमें कोई किया। शक नहीं, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है, आपकी जो उपलब्धियां वो जग जाहिर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक तो विपक्ष को आपकी उपलब्धियां समझ में नहीं आती, दूसरी बात है लगातार जो है जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का आरोप आपके ऊपर लगता है। साफ तौर पर चाहे संभल की बात करें, अभी मोहन भागवत साहब का एक लेटेस्ट बयान आ गया जिन्होंने कहा कि आप रोज एक मंदिर खोद रहे हैं, इससे कम से कम आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जा रही है। तो ये किस तरह से, क्या ये एक अलग तरह की राजनीति है और विकास एक अलग तरह की राजनीति? आप दो जो धुरी हैं उनको एक साथ कैसे चला पा रहे हैं? बिल्कुल। और देखिए ना ब्रिजेश जी, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कटेंगे तो बटेंगे। विपक्ष कहता है कि ये जो नारा है, खैर ये फेमस रहा, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये तो इनके तोड़ने वाली राजनीति है, और उसी के साथ संभल वाली बात जो ब्रिजेश जी भी कह रहे हैं। देखिए, मोदी जी कभी भी उनके, आप किसी बयान को देखिए, उनके भाषण को देखिए, तो कहते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानी की बात करते हैं। योगी जी कभी भी आप देखिए, जब भी भाषण देंगे तो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं। ये वो लोग करते हैं कि जो अपनी सरकार में कहते थे कि इस देश पर पहला अधिकार किसका है संसाधन पे, वो बांटने का काम करते थे। आज जो है सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा, इस आधार पर मोदी जी और योगी जी की सरकार चलेगी। लेकिन सबका व्यापार क्यों नहीं चलेगा कुंभ में? नहीं, सबका व्यापार चलेगा, लेकिन आप छुपा के व्यापार क्यों कर रहे हैं भाई? आप शान से कहिए कि मैं दयाशंकर सिंह हूं, इसमें कहने में क्या डर? आप ये कह रहे हैं, अपने आप को छुपा के कह रहे हैं कि अगर आप अपनी पहचान बता दीजिए तो कुंभ में भी कारोबार करिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तो आप अपनी पहचान देखिए। अब मान लीजिए कि भाई आप अपने पहचान को छुपा करके हम दयाशंकर हैं, हम अपने को कहें कि हम रमाशंकर हैं, ये गलत बात है। नहीं, अगर पहचान बता दें तो कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई पहचान बता दें। नहीं, तो इसी तो केवल पहचाने तो कहा गया कि अपनी पहचान बताइए कि आप कौन है। विपक्ष तो कह रहा है कि जब आप बस में भी बैठेंगे तब भी आपको पहले पहचान बताना पड़ेगा, अगर आपकी पहचान अनुकूल नहीं है तो आपको बस से ही उतार दिया जाएगा। आप ये बताइए, हम लोग कहीं जाकर के ठहरते हैं तो अपने बिना आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, तब तक कोई होटल वाला रुकता नहीं है हम लोग को। 4 लाख कहते रहे कि मैं मंत्री हूँ, टीवी में देखते रहते हो, कह रहे नहीं बस में आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे। आज जब तक आइडेंटिटी कार्ड श्योर नहीं हो जाता है कि मैं फलाना हूँ, तब तक कमरा नहीं देता है। तो जो एक होटल वाला इतने सुरक्षा की चिंता करता है, और देश इतना बड़ा है और देश की सुरक्षा की चिंता हम लोग की नहीं है, तो देश को भी तो सुरक्षा करना है कि भाई तो कौन व्यक्ति आ रहा है। अब देखिए बांग्लादेशी हम लोग के बीच में घूम रहे हैं, कोई गलत हो सकता है, लेकिन क्या पहचान बता करके अगर कोई कारोबार करता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। किसी को आपत्ति नहीं, वो तो देश की जनता तय करेगी कि उसको क्या करना है। भाई एक मार्केट में आदमी जाता है, 10 दुकानें एक तरह की है, उसको जो जिसमें अच्छा लगता है उसमें अपना खरीदारी करता है, तो उसके ऊपर निर्णय है कि वो क्या करता है। कोई ये किसी को थोड़ी कहता है कि आप इनसे खरीदिए, इनसे ना खरीदिए, ये तो सब है। लेकिन आप यदि छुपा करके कुछ करते हैं तो ये गलत है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है, जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, खास करके जब से संभल का प्रकरण सामने आया उसके बाद से सरकार को घेरने में चौतरफा पूरा विपक्ष लगा हुआ है। आखिर संभल, और आप एक तरफ मथुरा है, एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ काशी है, और अब संभल को भी एक जो है कंट्रोवर्शियल इशू क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो विपक्ष नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल आप लोग वो संकीर्ण और जो है सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। देखिए, संभल की जो घटना है, न्यायालय के आदेश पर वहां पर समिति गई थी और उस समिति को के ऊपर पथराव लोगों ने किया। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी शांति व्यवस्था को भंग करता है तो उस पर जो है नियंत्रित करे। सरकार ने कोई वहां नहीं भेजा था, न्यायालय ने भेजा था कि भाई सर्वे करके आए, और जो सर्वे करने जो गए उन पर पत्थरबाजी हुई। तो इस पर अपने सरकार उस पर जो इस तरह के लोग अव्यवस्था फैला रहे थे उस पर उन्होंने नियंत्रित करने का काम किया। उन लोगों को लगा कि भाई अभी चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, 9 विधानसभाओं में से 7 विधानसभाओं में हार गए थे। अपने हार को खींच को मिटाने के लिए वो लोग इस तरह से पहले कहते थे कि 27 का ये सेमीफाइनल है,
27 के सेमीफाइनल है 9 विधानसभा, और उसमें जनता ने 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। और कई प्रांतों में महाराष्ट्र पिछले दिनों उन्होंने कहा एक बात कि देखिए हिंदुओं की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि अब संभल, काशी, मथुरा की बात हम कर रहे हैं, तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि जो हिंदुओं के नेता बन रहे हैं ये झूठे नेता हैं, और अब आप जगह जगह पर मंदिर खोजना बंद करिए और एकजुट हो जाइए। ये संदेश किसके लिए था, क्यों ये कहने की जरूरत पड़ गई? देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कि किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, मध्यम मार्गी हम लोग को अपनाना चाहिए। तो अति कौन कर रहा है? ये देश की जनता जानती है कि अति कौन कर रहा है, तो किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने जो कहा है उसको हम लोग सब स्वीकार करेंगे, क्योंकि आज जो भी उन्हीं की विचारधारा के जो अनुरूप हम लोग भारत को बनाना चाहते हैं। अच्छा दयाशंकर जी, चूंकि एक बार फिर हम कुंभ से ही इसका समापन करना चाहेंगे, क्योंकि कुंभ एक बड़ी चुनौती भी और अपॉर्चुनिटी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का वैसे भी सबका साथ सबका विकास आपका लक्ष्य है, और कुंभ में जिस तरीके से 40 से 45 करोड़ लोग वहां पर आएंगे, एक पूरी इकोनॉमी जो आप 5 साल तक आप कोशिश करते हैं वो आपको 45 दिनों में वहां के लोगों को मिलेगा। लेकिन विपक्ष इसको फिजूल खर्ची करार देता है। विपक्ष कहता है कि आपने जब 22 जनवरी जो है 2019 में आपने माफ कीजिएगा 22 जनवरी 2022 में जब जो है आपने राम मंदिर का वो किया, तब उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के नाम से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की। अब 27 के लिए आप लोग कुंभ को जो है सेल करने में लगे हैं, तो क्या ये सेल का कोई माइलेज लेने की कोशिश है क्या कुंभ के जरिए? देखिए, ये हमारा आस्था का प्रश्न है, ये राजनीति का प्रश्न ही नहीं है। ये तो जो लोग हमारे इस संस्कृति और सभ्यता को ये नहीं मानते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है ये, दुनिया में इससे बड़ा कोई आयोजन होता ही नहीं है। उस आयोजन को भव्य बनाना, दिव्य बनाना, सुरक्षित बनाना, लोगों के अनुकूल बनाना, ये राजनीति नहीं है। ये तो एक सेवा है, एक भक्ति का एक माने एक हम सब अवसर है। ये हम सबको अवसर मिला है जो 12 वर्षों के बाद मिलता है, और ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हम सबको दायित्व दिया है कि हम लोग ऐसे महान कार्य में अपना योगदान दें। तो इसलिए हर व्यक्ति को इस कुंभ में जो जहां पर है वहीं पर से ही जो सहयोग कर सकता है उसको करना चाहिए। एक और बात इसी में जोड़ के खत्म कर देते हैं, क्योंकि आप लोग केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कुंभ के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। कुंभ आज नहीं, सनातन कालीन परंपरा और स्वतः स्फूर्त चलने वाला अपना एक मेला रहा है। आज आप लोग उसको इवेंट बना करके, विपक्ष कहता आप उसको इवेंट बना करके प्रचारित कर रहे हैं। देखिए, दुनिया के कई देशों के लोग जो है उस आते हैं और अपने जन्म और जीवन को धन्य करने के लिए, अपने पापों से मुक्ति पा करके अपने जीवन को जो स्वप्न, उन लोगों को भी आमंत्रित कर लीजिए जो विरोध कर रहे हैं कि आइए और डुबकी लगाइए। नहीं, वो भी आएंगे, वो भी अपने पाप को धुलने के लिए जरूर आएंगे, वो भी आएंगे। ये भाजपा ने नहीं बनाया है मुक्ति कुंभ में मिलेगा, ये तो हमारी 1000 वर्ष पूर्व माने जब समुद्र का मंथन हुआ था तब से चल रहा है। उस समय न कोई भाजपा थी, न सपा थी, न बसपा थी। उस समय तो केवल भारतीय संस्कृति और सभ्यता थी, उसको माने ये लोग। हम लोग तो बाद में हुए हैं ना। ये तो बहुत, उस समय न कोई हिंदू था, न मुस्लिम था, न सिख था, न कोई ईसाई था, तो सब जो मानव थे। उस मानव के समय से हो रहा है कि इस बार का जो वो अद्वितीय होगा, अकल्पनीय होगा। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के प्रेरणा से हम सब 1 बरस से बहुत काम कर रहे हैं, और बेहतर जो है कुंभ को बनाने के लिए एक दिव्य कुंभ हो, दुनिया के लोग जब आए तो एक अच्छा अनुभव लेकर के प्रयाग से जाएं, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
ठीक है दयाशंकर जी, क्योंकि समय बहुत कम है और सवाल बहुत सारे, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर जो मेरे जहन में है वो आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि हर बार सनातन की बात होती है और विपक्ष आप पर बार बार आरोप लगाता है कि सनातन की बात होती है, लेकिन इससे जो बीजेपी है वो हमारी आने वाली नस्ल में नफरत का जहर घोलने का काम कर रही है। तो क्या आप इस आरोप को आज न्यूज़ वन इंडिया के मंच से सिरे से खारिज करते हैं? ये आरोप बार बार लगता है बीजेपी पर। देखिए, मालूम नहीं लोग क्यों सनातन का विरोध करते हैं। हम सभी सनातनी हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं है वही सनातन है। और बाकी लोगों के आप इतिहास उठा के देखिए, वो कब पैदा हुए, कोई भी धर्म संस्कृति कब पैदा हुई पूरी दुनिया की, और सनातन का कोई अंत ही नहीं है। वो कई हजार वर्ष पूर्व का है। हमारे, मैं तो जिस जनपद से आया, मैं विधायक हूं, माने हमारे बलिया में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होता है। ईसा से 7000 वर्ष पूर्व महर्षि भृगु कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां सरजू को अयोध्या से ले जा करके बलिया में गंगा में मिला दिए थे कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और बताते लोग विष्णु जी का प्रथम अवतार जो है मत्स्य अवतार भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। उस दिन से लाखों लोग जो है वहां डुबकी लगा करके महर्षि भृगु के दर्शन करते हैं। तो बताइए, जो हमारे यहाँ 9500 वर्ष पूर्व कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता था, अब बाकी जितनी जो धर्म हो, जाति हो, ये कब पैदा हुए हैं? इनका तो पूरा जो है 2000-2500 वर्ष पूर्व का ही इनका इतिहास होगा। और हमारा कितना 9500 वर्ष पूर्व, माने 2500 इधर का जोड़ लीजिए 2400 और उधर का 7000। तो बताइए, तो फिर उसके बाद तो सनातनी कहाँ के हैं? सनातन का तो कोई अंत नहीं है कि कब से है। तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हम सब सनातनी हैं, जो इस धरती पर पैदा हुआ सब सनातनी है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, मेरे सवाल जहन में आ रहे जाते जाते, क्योंकि आमंत्रण की हम बात करें, आप बिहार से आते हैं, लालू प्रसाद यादव जिससे आप मिले, मतलब सिर्फ निमंत्रण दिया या फिर राजनीतिक भी कोई चर्चा हुई? जाते जाते ये भी साझा कर लीजिए। नहीं, लालू जी ने कहा है कि मैं आऊंगा और वैसे भी बढ़ा रहे हैं, लालू जी आएंगे और उन्होंने माननीय जोगी जी के आमंत्रण को स्वीकार किया है। कुंभ में ही और आएंगे। कुंभ में आएंगे और वो तो बहुत धार्मिक है। आप देखें, छठ पूजा होती है तो लालू जी कितना जो है खुद व्रत रहते हैं। ये इनविटेशन सिर्फ कुंभ के लिए है? नहीं, कुंभ के लिए ही हम लोग गए थे कि कुंभ में आए और सभी लोग जो है संगम पर स्नान करके अपने जीवन को धन्य करें। चलिए, वाकई में कुंभ है, अपने आप में अनंत है और हमेशा से चलता रहा है और अनवरत चलता रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आस्था का अपना जो सैलाब है वो यूं ही उमड़ता रहे और आप लोग यूं ही लोगों, आस्थावान लोगों को इसी तरह आस्था की डुबकी लगाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। लेकिन अभी माननीय मंत्री जी आपके 10 से 5 मिनट और चाहेंगे, क्योंकि हम आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं कि वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मंत्री जी। हम यहाँ पर कुछ स्वागत और सम्मान की श्रृंखला है, उसको पूरा करने के लिए मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं पत्रकारिता की एक दमदार और सशक्त आवाज इन पंक्तियों के साथ कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनको अपना हर ऐब हुनर लगता है और इनके कदमों में चांद सितारे, ये इनके बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। हमारे एडिटर इन चीफ श्री अनुराग चड्डा जी मंच पर आमंत्रित करता हूं और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं इन पंक्तियों के साथ हमारे सीईओ श्री रवि कुमार जी को कि चले भी आओ कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। तुम्हारी राह में आंखें बिछाई हैं गुल ने, हम आपके आने का इंतजार करते हैं। श्री रवि कुमार जी हमारे सीईओ। अब मैं इस स्वागत और श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कहते भी है ना कि दूर तलक जब कोई साया ना पाएगा तब ये दरख्त बहुत याद आएगा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री अतुल माथुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस मंच पर। आइए इस स्वागत और सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस मंच पर श्री गौरव रजावत जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। आपने अभी बहुत ही शानदार चर्चा की है। मैं माननीय मंत्री जी से और हमारे तमाम अतिथियों से निवेदन करता हूं कि आप गौरव रजावत जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत और सम्मान, ताकि आपका जो आशीर्वाद मिले तो ये नई नस्लें, जो नई पीढ़ी सियासत में कदम रख रही है, राजनीति का ककारा सीख रही है, वो इस राजनीति में आगे चलकर एक शुचिता की राजनीति को दिखाएं और उसके दर्शन कराएं। इसी श्रृंखला में श्री सचिन चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से हमारे बीच थे। श्री सचिन चतुर्वेदी जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के आप युवा और प्रखर नेता हैं।
और इसी श्रृंखला में मैं निवेदन कर रहा हूं, रीना सिंह जी हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात रखी और तमाम खेल और खिलाड़ियों की बात की है। और जब महिलाएं खेल और खिलाड़ियों में आगे आती हैं तो निश्चित रूप से वो स्वप्न साकार होता है जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार देख रही है। श्री अनिल सारस्वत जी, इसी श्रृंखला को श्री अनिल सारस्वत जी, इसी श्रृंखला में श्री डॉक्टर महेश चौधरी जी। ठीक है, आइए अब मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि न्यूज़ वन इंडिया की जो टीम लगातार इस महाकुंभ मंथन को सफल करने के लिए और सार्थक करने के लिए जी जान से जुटी रही। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं ब्यूरो हेड आगरा मंडल रिंकी उपाध्याय जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए रिंकी उपाध्याय जी के लिए, पूरे जुझारू तरीके से आप लगी रही। आगरा मंडल की आप ब्यूरो हैं श्री। और इसी श्रृंखला में आगे श्री मनोज चाहर जी। सबसे पहले रिंकी जी को सम्मानित करेंगे, स्मृति चिन्ह पीछे है। मनोज चाहर जी, और इसके बाद श्री संदीप शर्मा जी, श्री संदीप शर्मा जी, श्री जोगी ठाकुर जी, संदीप शर्मा जी और उसके बाद जोगी ठाकुर जी। ये टीम है न्यूज़ वन इंडिया की, ये परिवार है न्यूज़ वन इंडिया का, जो हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम इस परिवार का हिस्सा है, क्योंकि हम सच के साथी हैं। हमारा मकसद चीखना और चिल्लाना नहीं, सिर्फ सच दिखाना है। इसलिए हमारा विश्वास ये है कि हम खबर भी करते हैं और उसका असर भी होता है, क्योंकि हम जमीनी हकीकत से जाकर एक एक पहलू आप तक पहुंचाते हैं और यही हमारा मिशन भी है। जोगी ठाकुर जी और इसके बाद नरेश धाकरे जी। मुझे लग रहा है कि आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं, और चूंकि ये मंच न्यूज़ वन इंडिया का मंच है, महाकुंभ मंथन है, और देखिए तालियां बजाने के बहुत फायदे होते हैं। बाबा भी कहते हैं सुबह सुबह बजाया करो, ताली बजाने से बहुत फायदे होते हैं, ब्लड प्रेशर सही रहता है। श्री नरेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, और इसके बाद हमारे विशेष संवाददाता श्री राघवेंद्र शुक्ला जी। नरेंद्र शर्मा जी आ जाए, और उसके बाद हमारे विशेष संवाददाता श्री राघवेंद्र शुक्ला जी। वो है ना कि जिंदगी रोज हमसे मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, ये सिखाया गहन अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है। आज न जाने कितने हैं ऐसे जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है। ये कलमकार है, ये कलम के वो सिपाही हैं जो कलम की पहरेदारी करते हैं और जो कलम के साथ चलकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपनी उस समाज सेवा को चरितार्थ करते हैं। आइए अब इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं विशेष संवाददाता श्री राघवेंद्र शुक्ला जी। माननीय मंत्री जी, उनका स्वागत और सम्मान। यादराम भारती जी हमारे मध्य में, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। हमारे विशेष संवाददाता निशांत शर्मा जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। यादराम भारती जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आशीष हरदोई करना चाहूंगी। कृपया जी भी मंच पर आए। रजत जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, टावर से हैं, मंच पर आए। इसके अलावा राहुल जी भी मंच पर आए। कन्नौज से राहुल। कन्नौज से ये तो मंच पर कन्नौज सिंह राहुल जी भी उपस्थित हैं। श्री अभिषेक त्यागी जी को मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं।
श्री अभिषेक त्यागी जी, श्री अभिषेक त्यागी जी मंच पर आए। ये हमारे वो संवाददाता हैं जो पल पल की उत्तर प्रदेश की खबर आप तक पहुंचाते हैं। ये तमाम वो संवाददाता है हम सबके जो न्यूज़ वन इंडिया परिवार जिस मिशन को लेकर चला है, उस मिशन को आगे लेकर हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम जब एक साथ मिलकर चलेंगे, जब ये मुट्ठी हम होगी, तब ये हम बनकर एकता के सूत्र में बंधेगी और अखंडता का एक नया अध्याय लिखेगी। तालियों के साथ सबका अभिवादन करिए। डायरेक्टर क्रिएटिव रेशु भैया को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिएगा रेशु जी का, डायरेक्टर क्रिएटिव। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं न्यूज़ वन इंडिया की टीम आदरणीय सुशील जी, आशीष चतुर्वेदी जी, हेमंत जी, अंबुजेश जी, राजेश जी, एंकर अर्चना कौशल, राजा, आदर्श कर दो कि आप मंच पर आ जाएं फोटो सेशन के लिए। मंच पर आ जाएं सभी। गौरव मिश्रा जी। और निवेदन है हमारी जितनी भी तमाम एंकर्स यहाँ पे हैं जिन्होंने पूरे दिन यहाँ पर आपका मनोरंजन भी किया है और बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाई हैं। अर्चना गुप्ता जी स्टेज पर आ जाएं, जूही तोमर, अर्चना कौशल, गौरव मिश्रा, नैना शर्मा जी, मोहसिन खान जी भी यहाँ मौजूद है ऑलरेडी। हमारे करण सर आईटी से, अतुल त्यागी जी आ जाइए, आदर्श जी, रजा भाई आ जाओ।